Yes, formally we are starting the class. Good afternoon. Please, हो गया कि नहीं? हाँ बस आप एक बार शेयर करें। नहीं मेरे हाथ में कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, इतने दिनों से मैं ऐड नहीं हो पा रही। कोई बोलते हैं इससे करवा लो, फिर दूसरा बोलता है। पहले हम लोग ये काम कर लें, उसके बाद हम लोग चलिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पे इस समय सब लोग देख रहे हैं, ये हमने गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की साइट से ये स्कीम का पूरा मैटर लिया था, प्लस कुछ स्कीम जो उनकी अलग साइट्स पे भी हैं, वहां से हमने इसको लिया है। तो टाइटल जो हमने दिया है, स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड मिशंस फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर्स वेलफेयर। स्टार्ट मैंने किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्ट्रैटेजी सबसे पहले दी 2022 के लिए कि हम क्या करेंगे, मैं आपको रीड कर रही हूँ। I have laid this out as a challenge, but it is not merely a challenge. With good strategy, well-designed programs, and with adequate resources and good governance and implementation, this target is achievable. उस दिन जो हमने आपके साथ पहले क्लास में बात की थी, बहुत से प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे और कहा था सभी प्रोग्राम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोग्राम बनता है बट इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होता है, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती है, इसके साथ में ऐसा कोई चेक नहीं होता है जो आपके लीकेजेस होते हैं उसको किया जाए। अभी जो रिसेंटली मैंने ये सारे पेपर्स इन छुट्टियों में अपने इसमें पढ़े, मैंने ये देखा कि यस, गवर्नमेंट ने कुछ नए तरह से स्ट्रेटेजीज बनाई, हर उस लूप होल को पकड़ा है जो हमें पहले प्रोग्राम्स में मिले थे। तो उन्हीं को हमने 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी पे लिया है। ये स्ट्रैटेजी हमारे गवर्नमेंट ने बनाई है, 7 स्ट्रैटेजीज जो देख रहे हैं अभी। सबसे पहला फोकस जो लिया है उन्होंने लिया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या जिसकी वजह से हमारा वाटर टेबल इज गोइंग डाउन एंड डाउन। कई जगहों पर तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है कई जगह, जैसे अभी मैंने एक सर्वे के दौरान पाया था आपका फर्रुखाबाद ये आगे का इलाका, कई जगह ऐसे हैं जहां पर पानी का टेबल इतना नीचे चला गया है कि उनकी खेती के पैटर्न पे उनको चेंज करना पड़ रहा है। उस लेवल की अगर यही कंडीशन रही तो हम कैसे पानी को प्रिजर्व करेंगे। प्लस इरिगेशन, हमारा टारगेट ये भी उन्होंने लिया कि हर खेत को पानी, उनका मोटो है, उनका नियम है कि हम हर खेत को पानी पहुंचाएं, अपने इरिगेशन को इतना सुदृढ़ और अच्छा बनाएं। आगे उन्होंने लिया है सीड्स पे, क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड सॉइल। उस दिन हमने सॉइल की कंटामिनेट होने की भी बात की थी कि जितना ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि जितने हमारे सॉइल के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे वो खत्म हुए। स्पेशली हमने उसकी भी बात की कि फास्फोरस के उसमें लैकिंग है इस समय सॉइल में। तो मेन उन्होंने ये भी देखा कि हमें सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है। आगे नेक्स्ट है आपका लार्ज इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन्स टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉसेस। हमारे देश में इतना कम उत्पादन नहीं होता कि भूखमरी की हालत आए, लेकिन अगर यहाँ जैसे बार बार मुझे फर्रुखाबाद का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे सर्वे के फील्ड में वो भी आया था। आप कई बार मैंने पाया कि आलू स्पेशली सड़ जाता है वेयर हाउसेस में पड़े पड़े, इतना ज्यादा कि उस रोड पे वो बाहर डाला जाता है और वो अलग पोल्यूशन करता है। तो ये जो या चूहे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, गेहूं खराब हो जाते हैं वेयर हाउसेस में, तो उनकी सिचुएशंस को इम्प्रूव करना, उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स अलग से बनाएं, जो कि अभी हम इसी स्लाइड में आगे बढ़ेंगे। जल्दी करें, वी हैव 41 स्लाइड्स टू डिस्कस। आगे है प्रमोशन ऑफ वैल्यू एडिशन थ्रू फूड प्रोसेसिंग। ये वो फील्ड है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा लैक, बाकी कंट्रीज के तुलना में हमारा देश फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में सबसे पीछे है। और ये एक नया इन्वेस्टमेंट का एक हमारा क्राइटेरिया आ रहा है जिसमें एफडीआईज भी अब आने शुरू हो गए हैं। अब गवर्नमेंट स्पेशल प्रोग्राम्स बना रही है क्योंकि हमारे पास है खाद्यान्न है, हमें उन्हें प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके सप्लाई करना है, एक सप्लाई चेन इंटरनेशनली या नेशनली डेवलप करनी है। इसके प्रोग्राम्स भी हैं जो कि मेरे इस स्लाइड में नहीं है, हम शायद परसों या जो बाद की स्लाइड्स आएंगी उनमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ नेशनल फार्म मार्केट, रिमूविंग डिस्टॉर्शन एंड ई प्लेटफॉर्म अक्रॉस 585 स्टेशंस। बेसिकली पूरे एग्रीकल्चर को नेशनलाइज करने के लिए, ताकि कहीं का किसान डिस्ट्रेस सेल ना करे अपने प्रोड्यूस की, सब कनेक्टेड हो, सबको रेट्स पता हो। नेशनल फार्म्स की स्कीम्स चल रही है, हम अभी आगे देखेंगे। और लास्ट है आपका न्यू, इसके बाद न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है
देन प्रमोशन ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री, बी कीपिंग वगैरह। तो ये तो हमारी जैसे डाइवर्सिफिकेशन आपने अगर पढ़ा होगा आपने उसमें, तो डाइवर्सिफिकेशन में सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, उसके साथ में कई एलाइड एक्टिविटीज को चलाने की भी बात की गई है, जिसमें इस तरह के सारे पोल्ट्री, बी कीपिंग एंड सब जो सिल्क का होता है, सेरिकल्चर वगैरह फिर भी डेवलप किया गया है। तो ये हमारा आगे हम लोग देखेंगे। इन 7 पॉइंट्स को लेकर ये पूरी रिपोर्ट बनी है, काफी बड़ी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को देखिए आपकी स्क्रीन पे इस समय 7 चैप्टर्स में बांटा है, दिख रहा होगा आपको 7 चैप्टर्स हैं। ये 7 चैप्टर्स ठीक उसी तरह हैं जैसे हमारा एग्रीकल्चर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए वी नीड इनपुट्स। तो पहला जो उन्होंने लिया पूरे स्ट्रेटेजी और प्रोग्राम्स को इनपुट पे लिए कि हम कैसे अपना इनपुट मैनेजमेंट करें। दे डेवलप नंबर ऑफ स्कीम्स फॉर दिस। उसके साथ ही सेकेंड आपका है, जब आपने इनपुट्स दे दिए देन यू स्टार्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के समय आपको क्या क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कुछ करना है वो स्कीम्स आएंगी। देन आपका है आउटपुट मैनेजमेंट स्कीम। जब आपका आउटपुट रेडी है पोस्ट प्रोडक्शन, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने अब सबसे अच्छी चीज इस बार लगी, यूजुअली मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म ज्यादा करती हूँ, लेकिन अभी थ्योरेटिकली जितना मैंने पढ़ा है, जो अभी 14-15 से लेकर हमारे 1920 तक जो भी प्रोग्राम्स मैंने इस दौरान पढ़े हैं, मैंने ये पाया कि हाँ गवर्नमेंट ने जो वर्क किया है दैट इज मार्वेलस। बट अभी मैं ये देखना है, आगे आप लोग देखेंगे शायद जो रिसर्च करेंगे कि वाकई ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो पाए ठीक से या इनमें क्या ब्लॉकेजेस आए। फिलहाल तो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली अभी आप लोग चेक करेंगे क्योंकि अभी हम उसी पीरियड में चल रहे हैं। तो अभी तो हम सिर्फ अच्छा प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमें इनके लेक्चर्स मिले नहीं है, अभी तो 10 आया है फील्ड पे ही। फिर उन्होंने आगे बोला रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। यस, जैसे ही हम अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस को मार्केट में लाते हैं तो सबसे पहला फैक्टर आता है दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि आपको वो प्राइस मिलेगा कि नहीं, आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा नहीं, आपका माल प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा कि नहीं, रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो जाएंगी। ये सारा जो रिस्क है उसके मैनेजमेंट के लिए फिर जैसे एग्जांपल देंगे इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट फिर है एक्सटेंशन मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट ऑफ अलाइड एक्टिविटीज, देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। यस, सातवां जो हमारा है ये इस तरह से आप अपने एग्रीकल्चर को जब डेवलप करते हुए लाएंगे तो 7th पॉइंट पे आकर हमें उससे इतनी सस्टेनेबिलिटी दे रही है कि आगे हमें क्राइसिस का दौर ना आए। ये वो 7 चैप्टर्स कह लो उस रिपोर्ट के, क्योंकि हमने आपसे कहा कि हम लोग रिपोर्ट्स ही डिस्कस करेंगे जो आपको आपकी रिसर्च में हेल्प करेगी। इस रिपोर्ट के ये 7 चैप्टर्स हैं जिनके नीचे अनेक बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं इन्होंने। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। अब मैं आज के दिन ही आपको फर्स्ट चैप्टर जो है इस रिपोर्ट का इनपुट मैनेजमेंट पूरा डिस्कस करूंगी। प्लान तो मेरा ये था कि मैं 2 करूंगी, लेकिन आज लग रहा है एक ही हो पाएगा। और अगर थोड़ा टाइम बचा तो मैं डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे भी एक पीपीटी लाई हूँ, वो भी हम लोग अगर टाइम मिला तो हम उसको साइड देख लेंगे। कुछ प्लानिंग के प्रोग्राम्स और कुछ हमारा एक्स्ट्रा, दोनों को लेते हुए हमारे 7 क्लासेस हैं उनमें ये कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इस में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स, देन सीड, वाटर मैनेजमेंट, माइक्रो इरिगेशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड फार्म मैकेनाइजेशन। ठीक है, इस पूरे इनपुट मैनेजमेंट का जो बेस टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स थे, कल्टीवेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्योंकि कई बार कॉस्ट इतना ज्यादा होता है और सब्सिडी सब तक नहीं पहुंचती हैं। तो पहला ये ऑब्जेक्टिव था कल्टीवेशन या फिर उसके कम करना। उसको कम कैसे करेंगे, जब आप पर हेक्टेयर प्रोड्यूस ज्यादा लेंगे, और पर हेक्टेयर प्रोड्यूस आप तब ज्यादा लेंगे जब आपकी सॉइल फर्टाइल होगी, जो कि ऑलरेडी फर्टाइल नहीं है, खराब हो चुकी है। तो इसीलिए उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड्स पे एक स्कीम बनाई। नेक्स्ट है, पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। टू improve the productivity and efficient use of resources like seed, water, credit and other inputs. Next, to increase the milk production by providing technical input services like cattle feed and mineral mixtures. Right? तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेके जो पहली स्कीम आती है दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। आपने सुना था किसी ने इसके बारे में पहले? आपने सुना था? वेरी गुड। मुझे तो मैंने पहली बार पढ़ा था। जी, टीवी थोड़ा ध्यान से देखें तो सरकारी चैनल आजकल सरकारी चैनल
आता था पूरा डीडी में, कृषि दर्शन, और आकाशवाणी में भी आता था, जो कि किसानों को बेसिक नॉलेज दिया करता था। हाँ, अब तो हम उसको और ज्यादा मल्टी डायमेंशनल चले गए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो कि 14-15 में लॉन्च हुई, एक टिप दे रहे हैं याद करने के लिए। बेसिकली जितनी स्कीम्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम 14-15 से ही स्टार्ट हो रही है। तो एक आपको याद करने के लिए कॉन्सेप्ट रहेगा, जो डेट्स हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, कि 14-15 से हम सेकेंड राउंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, आपने पढ़ा होगा बुक्स में। तो सेकेंड राउंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 14-15 से लेकर हम सारी स्कीम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये इंट्रोड्यूस हुई 14-15 में। काम क्या था, पूरे देश में जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हेल्प करना थ्रू हेल्थ कार्ड्स ऑफ सॉइल। जो सॉइल कार्ड लॉन्च हुआ वो फरवरी 15 में हुआ। ये छोटी डेट्स हैं जो आपको कहीं ऑब्जेक्टिव, कहीं एंट्रेंस, इनमें बड़े काम आएंगी। इनका काम क्या है इस कार्ड का, टू प्रोवाइड फार्मर्स विद द इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द सॉइल along with recommendation on appropriate doses of nutrients to be applied for improving the soil health and its fertility. एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि मैडम ये कैसे किया जाएगा, अगर मैं इस कोने में देश के हूँ और किसान उस कोने में है, तो हेल्थ कार्ड सॉइल का उसे दे रहे हैं, हाउ? एक्चुअली यहीं से मैंने डिजिटलाइज वाला पढ़ना शुरू किया कि कैसे पता चलेगा भाई। तो एक तरह का जो वो कार्ड है वो छोटी सी ऑपरेटिंग मशीन जैसी है। आप उसमें अपना सॉइल सैंपल या वाटर सैंपल, इस तरह की मशीन अवेलेबल कराई गई हैं, आप उसमें डालते हैं और आपकी पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाती है विद इन हाफ एन आवर कि आपके सॉइल में क्या क्या डेफिशिएंट है। प्लस आपको एक कॉल आता है या फिर आपको एक नंबर दिया जाता है जिसमें आप कॉल करते हैं। कॉल करके आप इसे, अगर आप इंग्लिश नहीं समझ रहे हैं तो आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में है वो, अगर आप वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन कॉल किसान कॉल सेंटर्स या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में बताते हैं कि आपकी सॉइल में सो एंड सो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम है, ये चीज ज्यादा है, तो आप ये वाली फर्टिलाइजर यूज करें और इतनी ही मात्रा में यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सॉइल को क्या दे रहे हैं, क्या नहीं। मैं बहुत ज्यादा किताबी टाइप नहीं पढ़ाती हूँ, आपको पता है, कपड़े ज्यादा मारती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ। यस, बड़ा पता चला कि आप ले आए बाहर से ऑर्गेनिक, आपको फर्टिलाइजर मिलती है, डालें, पेड़ों को बहुत ताकत मिलेगी। हम भी लेके आए और बड़े प्यार से, जैसे बच्चे को पेट भर के खिलाया था, सब पेड़ों में डाल दिया। 3 दिन बाद मेरे पेड़ चल गए। I was confused कि मैंने तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दिए। इसने कहा कि आप ये सब मत डालिए, आप जो ये NPK वगैरह डाल रहे हैं सब प्रोपोर्शन आप ऐसा करिए, आप उसकी खली ले आइए, सरसों ऑर्गेनिक है, उसे भिगाइए, उसका पानी डालिए, फिर आप अपने पेड़ देखिए। वेरी गुड, हमें भिगाया वो बदबूदार पानी और पेड़ों में खुद झट के डाला, फिर पेड़ मर गए। फिर पता चला भाई ऐसे नहीं, एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है, आप कितना डालेंगे, आप उसे डाइल्यूट करके डालेंगे, आपने कंसंट्रेटेड डाल दिया। तो बिल्कुल यही हालत जो हमारी होती है, आपकी होती है, किसानों की भी तो होती है। उनको ये बताया कि आपके सॉइल में ये न्यूट्रिशन कम है, तो आप ये वाली खाद डाल दीजिए। बेचारे लेके आए और उन्होंने डाल दिया और फसल बर्बाद। तो उनको ये भी तो बताना है कि क्या डालना है, कितने डोज पे डालना है। तो इसी से मैंने फिर साथ PPT बनाई थी, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं शेयर कर दूंगी आपसे, अगर आप लोग चाहोगे तो, कि किस तरह से ये वाले पॉइंट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। पहले तो मुझे लगा था सॉइल हेल्थ कार्ड कोई ऐसा कार्ड होता होगा हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड टाइप, लेकिन नहीं, एक्चुअली इट इज माइक्रो मशीन जो उनको दी जा रही है। उसमें सैंपल डालने की, जैसे हम लोगों की शुगर टेस्टिंग मशीन्स होती है, उस तरह का है। नेक्स्ट, इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये हो गया। सॉइल स्टेटस विल बी असेस्ड एवरी 2 years, और ये कार्ड भी उनको 2 साल के लिए दिया जाता है, फिर आपको अगेन इशू करना है। सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल, अगर आपने कई क्रॉप्स मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं तो 2 साल में चेंज हो सकता है। प्लस आप जिस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, ऑर्गेनिक हैं या जो भी आप यूज कर रहे हैं, उनके डालने के बाद में कोई रिएक्शन होने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी का लेवल चेंज हो सकता है, उसका कंपोजिशन चेंज हो सकता है न्यूट्रिएंट्स का। इसलिए सिर्फ 2 साल लिया गया कि 2 साल के लिए आपका चेक होगा। अगेन यू विल बी इशूड विद अ न्यू कार्ड एंड अगेन फॉर द 2 years द मॉनिटरिंग विल बी मेड। ठीक, द नेक्स्ट, इन्होंने एक टारगेट लिया कि 12 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स होंगे
जो कि 12th प्लान खत्म होने तक हम सबको दे देंगे। ये उनका टारगेट है। अगेन आई फॉरगेट माय बॉटल। ये तो मैंने आपको बता दिया। नेशन वाइड फार्म लेवल सॉइल एनालिसिस किया जा रहा है, ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं। प्रोग्रेस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी, उसके हेल्थ को ध्यान रखना होगा और उनके लिए रिकमेंड करना होगा कि क्या करना है। प्रोग्रेस क्या होगी उसकी बात करते हैं। दिसंबर 2018 तक 10.48 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। जो भी हमने कहा था आपसे कि ये काम हो रहा है, हमें वो दिख रहा है कि इतने कार्ड इशू हो गए हैं, इतने फार्मर्स को तो हो गए होंगे। अब उसके बाद ये मैनेजमेंट, अभी तो हमने कार्ड की बात की, अब ये मैनेजमेंट होता कैसे, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट किया कैसे जाता है, ये अलग स्कीम है। अंडर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को प्रमोट करती है, जिसके लिए सॉइल टेस्ट बेस्ड यूज किया जाता है। सॉइल की टेस्टिंग की जाती है ताकि आपको फर्टिलाइजर के बैलेंस यूज के लिए वो आपको इंफॉर्मेशन दे सके। मैंने आपको बता दिया। मैन्योर्स की बात उन्होंने की तो जैसे फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म मतलब ये आपके गोबर वाला जो खाद बनाई जाती है। कंपोस्ट आजकल बहुत चलन में है, वर्मी कंपोस्ट सब तो आप जानते होंगे, ग्रीन मैन्योर, इस तरह के उस पर उन्होंने स्ट्रेस देना, ये इस स्कीम के अंडर टारगेट लिया गया। फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि हम स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाएं। स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो परमानेंटली एस्टैब्लिश हो जाते हैं, प्लस आप उनको मोबाइल की भी फैसिलिटी दे रहे हैं। उन्होंने न्यू मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स भी इस साल बनाए गए स्कीम के अंदर, जो कि ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ की किसान या जहाँ नॉलेज नहीं है वो उन इंस्टीट्यूट्स तक नहीं आ सकते, तो उनको इस तरह के मोबाइल लैब उन तक पहुंचेंगे। आपको पता होगा ये अपने यूनिवर्सिटी से पहले पढ़ता IITR, ये काफी जमाने से सॉइल टेस्टिंग का काम करता है। यहाँ पर एक लैब है जहाँ दूर दूर से किसान आते हैं, वो सॉइल टेस्ट कराते हैं, उनको पता चलता है उनको क्या, फिर उनको यहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू यूज दिस फर्टिलाइजर। यहाँ पर ही गेहूं की एक वैरायटी भी इन्होंने डेवलप की थी, जिसके लिए उन्होंने पूरे इस इलाके, कन्नौज के इलाके के कई किसानों को बुलाकर कई महीने तक वर्कशॉप करवाई थी और 15-15 दिन के वर्कशॉप्स में उनको ट्रेन किया गया था कि इस नई वैरायटी के सीड को आप यूज कैसे करें। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी यहाँ काफी काम हुआ था। उस प्रोजेक्ट में मैं एक बार देखने आई थी क्या हुआ। उस समय भी यहाँ मैंने कई किसानों से इंटरव्यू किया था, मिले थे, वो लोग दूर दूर से आके यहीं रहते थे और पूरी ट्रेनिंग उन्होंने ली। यानी कि काम पहले भी हो रहा था, लेकिन मेन चीज वही है कि योजनाएं तो थी पर प्रॉपर चेक नहीं था। जो एक्चुअली पेपर पे आ रहा था और जो धरातल पे हो रहा था उसमें अंतर था। तो अब वही स्कीम्स को मॉडर्नाइज करते हुए, वो ब्लॉकेजेस को खत्म करते हुए, प्लस मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया गया। आत्मा वही है, बस उसको इस तरह से पावरफुल किया गया है कि कहीं से लीकेजेस ना हो। मैं बार बार लीकेजेस की बात करती हूँ। यहाँ पर लीकेजेस होता है टेक्नोलॉजिकल लीकेज, आपका फंड का लीकेज, बहुत सारे वेस्टेजेस जो होते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, इन्होंने जिनके मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, न्यू सॉइल टेस्टिंग लैब्स, स्टैटिक मोबाइल मिनी लैब्स इन्होंने बनाए, प्लस जो एग्जिस्टिंग है लैब्स उनको स्ट्रेंथन किया। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, कौन सा स्टाफ, सॉइल टेस्टिंग लैब्स की जो स्टाफ है, प्लस एक्सटेंशन ऑफिसर्स जो इनकी इंफॉर्मेशन लेकर दूर दूर तक जाते हैं, फार्मर्स फील्ड पे जो फंक्शनरीज है, प्लस फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस। कई ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं जो फील्ड पे जाकर लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं चीजों को, आपको कैसे वर्क करना है। क्योंकि आप भी जानते हो कि जो अनपढ़ गांव का किसान होता है, जब नॉलेज नहीं होती, सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे बात करूंगा, मुझे वो बात समझ आएगी नहीं। और सबसे हैरानी की चीज ये थी कि पहले ये अनपढ़ किसान का इंट्रैक्शन होता था हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट के साथ, IITR में, जहां पर मैं गई तो मुझे बेसिकली वहां साउथ के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा मिले, जिनकी इंग्लिश हिंदी दोनों ही समझना ज्यादा मुश्किल था लोगों के लिए। यहाँ पर ऐसे में वो बोलते थे, वो जी साहब करता था वो किसान, पर वो कितना उस चीज को ग्रास्प कर पाता था, ये मैटर समझ में आया। तो ये, और इससे क्या होता है ना, वो किसान जो बिल्कुल धरातल का है, वो इन लोगों के कांटेक्ट में आने से भी कांपेगा नहीं जाएगा। प्लस आप कितने रिसोर्सफुल हैं कि आप उतना इन्वेस्ट करके, खर्चा करके अपना घर छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, ये भी था।
तो ये जो लेकुनास थे कि भाई फील्ड पे आपने ले जा रहे हैं, आप लोगों को यहाँ ला के ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ सब लोग नहीं आ रहे हैं, प्लस जो ट्रेन होके जा रहा है वो वहाँ उसको फैला नहीं रहा है, ये लेकुनास थे उस स्कीम के। तो अब वही चीज उन्होंने कवर की कि आपने एक्सटेंशन ऑफिसर्स पे अपॉइंट किए जिनका काम है इन एक्टिविटीज को पूरे लार्ज एरिया तक ले जाना। आपने फील्ड वर्कर्स अपॉइंट किए, आपने ऐसे कुछ फार्मर्स पढ़े लिखे को इकट्ठा करके आपने एक ग्रुप बनाया, ये मैंने आगे पढ़ा था, आप पढ़ेंगे, एक पूरा ग्रुप बनाया हर जगह पर, जो ट्रेनिंग लेने के बाद ये डिमॉन्स्ट्रेशन अपने उन विलेजेस में जो उनके साथ में एडजेसेंट हैं उनको बताते हैं, जाके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्लस अपने फील्ड को एज ए सैंपल को दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने ऐसा ऐसा किया तो ये बेनिफिट हमें हुआ। इससे क्या होता है, वो गरीब तबका या वो गरीब फार्मर जो इस नॉलेज उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, या मोबाइल को भी ठीक से नहीं चला पाता है, या फिर कॉल करने में भी डरता है, उसको वो जब फील्ड पे होता वर्क दिखता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, हिम्मत करता है। आगे मैंने क्या किया, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कहना है कि भाई आप कंपोस्ट डाल दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप इस तरह की खाद डाल दीजिए, बताना, इंफॉर्मेशन देना, वो कहाँ मिलेगी, कितने में मिलेगी, कैसे इनको अवेलेबल होगी, ये अलग फैक्टर है। तो गवर्नमेंट ने ये भी एक नई स्ट्रेटेजी बनाई कि उनको अवेलेबल भी हम कराएं, हम उनको उनके डोर स्टेप तक उनकी जो नीडफुल फर्टिलाइजर है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उनको घर तक पहुंचाएंगे। ये भी एक लेकुना था पहले, या जो फार्मर्स जानते थे कि मुझे ये खाद यूज करनी है, वो कहते थे, इंटरव्यूज के दौरान उन्होंने बताया कि मैडम यहाँ तो पता है कि ये यूज करना है, पर हमारे क्षेत्र में ये मिलती नहीं है, या जब आप उस दुकान पे जाते हैं तो बोलते अभी माल आया नहीं है, वो कई बार वो अलग या लोकल गलत तरह का माल उनको वो बता के दे देते हैं कि ये वही है। जैसे आप अगर रावतपुर ही कानपुर के बच्चे हैं, रावतपुर साइड अगर जाते हैं तो बहुत सी शॉप्स हैं, बहुत सी नर्सरीज हैं, आप जिसमें भी जाए आप बोलते हैं मैडम हमारी खाद लीजिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपोस्ट है, बहुत अच्छी। और बाद में जब एक दो बार देखने से जो वर्मी कंपोस्ट है वो जितनी फाइन होनी चाहिए उतनी फाइन होती नहीं, उसमें से कचरे के पीसेस निकल रहे हैं। तब समझ में आया कि जहां पर ये डंप हो रहा है वहां की मिट्टी को वो लोग निकाल के उसको वर्मी कंपोस्ट बना के पैक करके और सस्ती करके बेच रहे हैं। अब हम लोग तो देख ले रहे हैं उसके ऊपर मार्क नहीं है, हम नहीं लेंगे, ये आप जो एनपीके दे रहे हैं ये ब्रांडेड नहीं है, हम नहीं लेंगे। बट क्या एक अनपढ़ किसान ये चेक कर सकता है? या रिमोट एरिया में अगर उसको फसल अपनी उसने बोई है, उसे खाद की जरूरत है, तो जो अवेलेबल है वो वही रहेगा। तो इसके साइड इफेक्ट्स हुए पुरानी स्कीम्स में, उसी को दूर करने के लिए ये भी एक टारगेट सेट किया गया कि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डोर स्टेप तक। इसके लिए अब वो इसके साथ में मैंने क्या किया कि न्यू फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैब्स बनाए, और जो ऑलरेडी फर्टिलाइजर बनाने वाली लैब्स थी उनको और स्ट्रेंथन किया, और उनको क्वालिटी कंट्रोल पे हमने चेक रखा। अगेन मेरा इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऐसे स्कीम के। अब आपने अभी पेपर की मुझसे बात की थी जस्ट अभी, ये जब मैं आपको 7 के 7 खत्म करूंगी तो आपके 7 पेपर बन जाएंगे। आप एक एक चैप्टर उठाएं, आप यही पूरा डिटेल ले लें। पहले चैप्टर में एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस कर दें, प्रेजेंट सिनेरियो दे दें, प्रीवियस वर्क्स जो हुए हैं उनके लेकुनास को डिस्कस कर दें। देखिए पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर आपने क्या टॉपिक चुना, क्यों चुना, कौन सा क्षेत्र चुना, मेथोडोलॉजी हो गया। थर्ड चैप्टर आपने जो प्रीवियस इनिशिएटिव्स लिए गए थे, कौन से प्रोग्राम्स थे वो ले लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशंस में क्या प्रॉब्लम्स आई, लेकुनास, ये आपका 4th चैप्टर हो गया। चाहे तो 3rd में इंक्लूड कर लें, फिर 4th में इनिशियल इनिशिएटिव्स करके ये पूरा का पूरा उतार डालेंगे। एक चैप्टर तैयार आपका, बस लिखते चले जाइए इसको वर्ड्स में, मैंने थोड़ा पॉइंट्स में किया है, आप इसको अपने वर्ड्स में थोड़ा एलॉबरेट करके लिख दीजिए। इसी के बाद इसी प्रोग्राम के आप अचीवमेंट्स आपको मिल जाएंगे, पर्टिकुलर ऑफिस में जाइए, उस स्कीम के अचीवमेंट्स आपको हार्ड कॉपीज में मिल जाएंगे सेकेंडरी डेटा के तौर पे। ग्राउंड पे एक सर्वे वर्क कर लीजिए, जाके देखिए, किसानों से मिलिए, जो इस तरह के एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन वर्कर्स हैं, उनसे बात करिए, उनके इंटरव्यूज ले लीजिए, कुछ इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर लीजिए और फोटोग्राफ्स ले लीजिए। ग्राउंड पे जाइए, फर्टिलाइजर शॉप्स पे चले जाइए, जो लैब्स है वहां चले जाइए, आपका कितना खूबसूरत वर्क तैयार होगा। और फाइनली आपने क्या पाया आपको मिल गया, आपका एक पेपर तैयार।
तो 7 पेपर तो आपके इसी रिपोर्ट से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा एक पेपर जो मैं आपको डिजिटलाइज्ड एग्रीकल्चर इन इंडिया आ रहा है उस पर हो जाएगा, जिसमें रिमोट सेंसिंग जो हमारी मशीन्स हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं। मैं आपको अभी तो दिया नहीं इन्होंने मुझे, अगर देंगे तो मैं आपको पिक्स दिखाऊंगी। और उन पिक्स में एक खास चीज़ है कि जितने भी मैंने देखी पिक्स, उनमें जो फार्म्स दिखाए गए बेसिकली सब साउथ के थे। मुझे लगा एक भी हमारे उत्तर प्रदेश का कोई क्यों नहीं है। बस वही, हमें अपने यूपी को भी साउथ से बेटर बनाने की कोशिश करें। वो तब बनेगी जब आप जैसे बच्चे कुछ अच्छा वर्क करके लाएंगे और जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस होंगे। तो आपकी 7 पेपर्स, आप 2 की चिंता कर रहे थे, 7 पेपर का मैटर हम दे रहे हैं आपको। सर्वे कैसे करना है उसका भी मैं आपको एक दिन बता देंगे, थोड़ा 15-20 मिनट का टाइम लेके। या क्या तैयार करें, क्वेश्चन की पायलट टेस्टिंग कहाँ करें, कैसे करें, ये सब बता देंगे, आप कर लीजिए। और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। जब हम एक माइक्रो प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं यूजीसी में, आपको पैसा फंडिंग मिलती है हम लोगों को, फिर उसमें आपको कहा जाता है आप अपने इतने रिसर्च फेलोज अपॉइंट करिए। आप बच्चे क्या करें, आपको तो पैसा भी फंड नहीं होता। बहुत सिंपल तरीका है, वो एरिया लीजिए जहाँ आपके रिलेटिव्स हो, आपका होम टाउन, अपने ही घर के रिश्तेदारों को सर्वेयर्स बना लीजिए। उनको बोलिए जरा 20 घर उधर से पढ़ के लाइए, उनसे पूछाइए। कोई शादी पार्टी में गए, किसी गांव में गए, तो आप शादी का मनाइए, जरा चक्कर माराइए, फार्म तक चले जाइए, पिक्स ले आइए, किसान से बात कर लीजिए। आपको पर्टिकुलरली एक वो टारगेट सेट करके अगर आप जाएंगे ना भीड़ के साथ, आपको रियल जवाब भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ऐसे ही मिलते जुलते हैं, ऐसे बात करिए कि बस अच्छा कौन सी खाद है, किसने बताया, कहाँ से डाला, आपको पूरी फील्ड रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाए। उसके बाद आप चले जाइए वीडियो ऑफिस, ब्लॉगर जो भी है आपके वहाँ के, जो आपका वीडियो होगा उससे मिलिए, अपना कार्ड दिखाइए, उससे डेटा ले लीजिए। नहीं मिलता है तो अभी मैं आपको ई प्लेटफॉर्म बताऊंगी अपने आगे के लेक्चर्स में, जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, फार्मर पोर्टल्स है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली उसमें कुछ फैब्रिकेशन होंगे, फैब्रिकेटेड होगा, भाई बड़ा सजा संभाल के हम चीजों को प्रस्तुत करते हैं। तो अब फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा कि ये हमारा डेटा है जो गवर्नमेंट पब्लिश करे, ये मेरा एक्चुअल वर्क है, दोनों में कितना डिफरेंस है। हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है दोनों में बहुत अंतर। आपकी रिपोर्ट तैयार, फाइनल ऑब्जर्वेशन तैयार, फाइनल कंक्लूजन तैयार और रिकमेंडेशन भी आपकी तैयार। क्योंकि जब हम लेगुनाज ढूंढ लेते हैं तो हमारे सजेशन आ जाते हैं और हमारा पूरा एक पेपर खत्म, थीसिस जैसा काम खत्म हो जाता है। और रिसर्च पेपर इज नथिंग, इट इज अ स्मॉलेस्ट या माइक्रो फॉर्म ऑफ थीसिस। ठीक है। और मैंने जो भी आपको चैप्टर्स गिनाए हैं अभी मैंने फटाफट, ये चैप्टर्स मेरी थीसिस में भी थे, बस मेरा टॉपिक डिफरेंट था। तो बिल्कुल डरे नहीं, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, इट्स वेरी सिंपल। और एक बीच में मैं ब्रेक करूं थोड़ा सा, देखिए नीचे हमने एक टेबल दिया है जिसमें न्यू स्टैटिक लैब्स हैं, मोबाइल लैब्स हैं और मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स भी हैं, टेबल दिया हुआ है। आप देख लीजिए कि 16-17 में कितना डेवलपमेंट हुआ है, 14-15 से देखिए कितना आपका इंक्रीज हुआ है और टोटलिटी में कितने हैं। 2 साइकिल्स में ये काम हुआ है। फर्स्ट साइकिल 14-15 में स्टार्ट की गई, जिसमें इन्होंने 253 लाख सॉइल सैंपल्स लिए और 100% सॉइल कलेक्शन हुआ और सबका टेस्टिंग भी हो गया है और 94% कार्ड्स टारगेट के इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी किए। जो सेकेंड साइकिल स्टार्ट हुआ है वो इसमें 17 में स्टार्ट हुआ है और स्टिल इट्स रनिंग, जिसमें हमारा मैंने परसेंटेज आपको पूरा दिया हुआ है कि इनका कलेक्शन का जो टारगेट था वो कितना था, कितने सैंपल कलेक्ट हुए, इट इज ऑलमोस्ट 81.28%। विजिबल है ना आपके उसमें ना, और उसी के साथ में कलेक्शन के बाद टेस्टिंग कितनों की हुई है, ये स्टिल गोइंग ऑन। तो 61.39% की टेस्टिंग हो गई है और कार्ड्स की अगर हम बात करें तो अभी 18.4% ही डिस्ट्रीब्यूट हो पाए हैं, मोस्ट प्रोबेबली कमिंग ईयर्स में हो जाएंगे। ठीक, हम आपको जो बीच में कुछ बताने वाले थे, व्हाट वाज दैट, हाँ रिसर्च पेपर को बीच में मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे बच्चे आपका नाम नहीं याद है, आपने कहा अलग से एक रिसर्च पेपर में, तो वो आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आरएम वाला चल रहा है उसमें भी होगा, इसलिए आई डोंट थिंक कि दे विल अलाउ मी टू टेक द टॉपिक।
तो हम ऐसे बीच बीच में टुकड़े टुकड़े आपको बताते जाएंगे। एक हमने भी एक वर्कशॉप किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि पेपर आया था, उसमें 100% मतलब 98% प्लेगैरिज्म नहीं था, लेकिन उस पेपर में उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ कोट किया था। उसने अपना कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। What he did, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने रिसर्च पेपर ही स्टडी, according to so and so, the research paper published on so and so date, this was the objective, this was the finding. Again, next start. Next research paper written by this, published on this date, this journal, objective and conclusion and lacunas. उसने पूरे 20 पन्नों में उसने पूरे रिसर्च पेपर उस टॉपिक से रिलेटेड उस व्यक्ति के नाम के साथ जिसका वो पेपर था डाला था, कोट किया था। He just quoted those authors. और लास्ट में वो सारे पेपर्स का था रेफरेंस बना दिया, कोई प्लेगैरिज्म नहीं। आपने अपनी सिंगल लाइन यूज नहीं की है। क्यों? क्योंकि आप प्लेगैरिज्म क्या है? प्लेगैरिज्म इज कॉपीइंग समथिंग और टेलिंग दैट दिस इज माइन, दिस इज अलाउड। अगर मेरी आप कोटेशन आप ले रहे हैं, जैसे अभी हमने प्रधानमंत्री जी की कोटेशन ली है, लिख के दी है, अगर मैं कह दूं ये मेरी कोटेशन है, then it is plagiarism. But when I am quoting him, yes he said, और रेफरेंस में वो पेपर डाल रही हूँ, या आप किसी पेपर की अगर लैंग्वेज भी चेंज कर रहे हो, आपको ये पैराग्राफ हमसे ले रहे हो, बट आप अपने रेफरेंस में डालिए, फोटोग्राफी में उसको डाल दीजिए, और वहीं पर जहाँ आपने वो हिस्सा लिया है वहां पर नीचे फुटनोट पे डालिए कि मैंने कहाँ से लिया है, बस। ओके, तो आपको प्लेगैरिज्म से डरना ही नहीं है, पहली चीज। और मैं आपको कुछ ऐसे प्लेगैरिज्म ऐप्स भी बता दूंगी जिसमें डालकर आप अपने प्लेगैरिज्म को खुद चेक कर सकते हैं। वो रेड लाइट से, रेड कलर से आ जाते हैं, उनकी आप लैंग्वेज को एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, वर्ड्स का सिनोनिम चेंज कर दीजिए। इस तरह से मुझे जैसे से याद आता जाएगा, मैं आपको टिप्स देती जाऊंगी। नेक्स्ट, अब इनका बेनिफिट तो देखो, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए। कोई जाने वाली बच्ची थी ना जो कहीं से आती थी चली जाती थी, लेकिन हम लोगों को भी जाना, तो फिर इसको जल्दी खत्म कर दीजिए कि आपके पास है बेटा ये बेनिफिट्स, तो वही होंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने लिया फर्टिलाइजर्स के लिए क्या करना है, क्योंकि जब आपने सॉइल का काम कर लिया, देन फर्टिलाइजर आ गया। फर्टिलाइजर्स के लिए इन्होंने अगेन ओपनिंग ऑफ मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स, मैंने कहा था क्योंकि हमें घर घर तक पहुंचाने हैं, हर किसान तक पहुंचाने, तो हमें शॉप्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने 2000 का लिया कि मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप उनको बनाएंगे 3 साल के अंदर अंदर, और उसके लिए गाइडलाइंस क्या होंगी वो भी इसमें दे दिया कि एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ सो एंड सो डेट। अब अगर आपको चाहिए अगर ये मेमोरेंडम देखना है, आप इंटरनेट पे आपकी डेट डालिए, ओएम ऑर्डर डालिए, गवर्नमेंट का साइट आपको तुरंत ही ओपन हो जाता है, आप उसको देख लीजिए कि कौन सी नई गाइडलाइंस उसमें यूज की गई हैं। आप कहोगे तो मैं आपको ला के दे दूंगी। इसके अलावा ये मैंडेटरी सर्विस की सेलिंग ऑफ क्वालिटी फर्टिलाइजर्स एट जेन्युइन रेट्स, सॉइल टेस्टिंग एंड सीड टेस्टिंग, प्रमोटिंग। मोबाइल पे ये बहुत प्रॉब्लम से मैसेजेस आ जाते हैं। एक सेकंड गर्ल्स, मेरा स्क्रीन आउट है। प्रमोशन ऑफ बैड यूजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो एक्टिविटीज थी इनको मैंडेटरी कर दिया गया, और सभी फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स की गाइडलाइंस में जो मेन गाइडलाइन ये भी डाली गई कि आपको प्राइस वेरिएशंस नहीं करने हैं, आपको जो प्राइस गवर्नमेंट द्वारा दिया कहा जा रहा है उसी प्राइस पे बेचना है, मैंडेटरी है, आपको सबको सप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये भी करते हैं, जैसे कई बार हमें कोई ब्रांड की चीज लेनी होती या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन लेनी होती है, आप शॉप पे जाओ तो कहते हैं नहीं मैडम ये नहीं है, इसका ये वर्जन है, ये आप ले लीजिए, ये इक्वली अच्छा है, ये इक्वली वैसा है। उन्होंने कहा नो, जो आपको एक पर्टिकुलर दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, लैब्स द्वारा टेस्टेड है, उन्हीं को आपको सेल आउट करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ऐसे सर्विसेज जैसे हायरिंग कर रहा है, हर व्यक्ति ट्रैक्टर नहीं ले सकता, या हर व्यक्ति हर फार्मर को आप ट्रैक्टर अवेलेबल भी नहीं करा सकते, तो हायरिंग की जो व्यवस्था है, आपकी सारी मशीन देखिए उनको हायरिंग के द्वारा भी दिया जाना इन्होंने इंश्योर किया इसमें। फिर पॉलिसी ऑफ प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट, इसका मैं एकदम शॉर्ट में आपको ये बताती हूँ, उन्होंने ऐसी एजेंसीज बनाई है इस स्कीम के तहत कि आप कंपोस्ट डेवलपमेंट करें।
घर घर पे आप देखिए इतने सारे वो चलते हैं आपके YouTube में प्रोग्राम। हाँ, अपने घर पे अपने कंपोस्ट बनाइए। कुछ लोगों ने इसको छोटा बिजनेस बना रखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह। आप कैसे होम्स को लेके घर घर में किसानों को सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई कि कैसे आप वर्मी कंपोस्ट बनाएं। ये सबको क्यों, ये जो जागरूकता फैलाएंगे ताकि आपकी कंपोस्ट ज्यादा बने, क्योंकि ऑर्गेनिक है, केमिकल से फ्री है। इस पे इन्होंने इस पे पूरा किया। कितना बज के टाइम बताएंगे मुझे? 3:54। ओके, 4 बजे जाना है। तो मेरे ख्याल से अब हम हाँ जी स्लाइड जैसे सबके पास भी नहीं है, एक बार का सब स्लाइड देख के आएंगे, पढ़ के आएंगे जी, तो yes, उसको अभी मतलब उसमें ज्यादा उनको उपलब्धि मिल पाएगी। तो क्या करते हैं, स्लाइड्स आपके पास है और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ। तो अब से मैं जो भी मटेरियल मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं उसमें डाल दी जाऊंगी। आप लोगों को कुछ पेपर्स पे डाल दूंगी और पेपर राइटिंग, जैसे हम एक बार रिसर्च पेपर यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने राइट, कैसे दे हैव रिटन द पेपर, कैसे उनके अच्छे पेपर्स हैं लेके आएंगे। स्टैंडर्ड होता है ना पेपर का, इसलिए हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसका तरीका ये है कि पहले हम अपनी क्लास को क्लोज कर लेते हैं बेटा, क्योंकि ये लेक्चर आप सब जगह जाएंगे। अब आप उसके बाद भी आपके पूरा तो है आपके पास एक नीम कोटेड यूरिया को इंट्रोड्यूस किया गया, यूरिया का ही नीम कोटेड फॉर्म। फिर सीड्स पे बात की गई, ऐसे स्कीम्स बनाई गई कि आप डेवलप करो। इसमें एक खास बात उन्होंने ध्यान दी, जैसे मैंने सीड को बोला था IAPR आपका डेवलप करता है। यहाँ पे कुछ फार्मर्स को भी इतनी इंटीग्रिटी दी गई कि इफ यू आर डेवलपिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ सीड, आप उसको लेके आइए, उसको आपकी कॉपीराइट एक बनाया गया, उसके नाम से उसको लॉन्च किया गया कि हाँ ये सीड्स हैं। फार्मर की ग्रुप्स को ऐसे कई उनको उन्होंने एनकरेज किया कि आप भी काम करें। प्लस इस तरह की सीड को कैसे लोगों तक पहुंचाएं और कैसे उसे प्रोटेक्ट करें, उस या इंडिजिनस प्लांट वैरायटी को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। कभी भी क्या होता है कि एडवांस सीड के चलते वो जो पर्टिकुलर ओरिजिनल हमारे इंडिजिनस ब्रांड की हुई खत्म। फॉर एग्जाम्पल टमाटर, जो एक देसी टमाटर हम लोग सर्दियों में लेते थे, आप लोगों ने पता नहीं वो टेस्ट रखा भी है कि नहीं, बहुत खट्टा छोटे छोटे होते थे, अब वो मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको बेटर यील्ड देने वाले बड़े बड़े लाल टमाटर के नए सीड मार्केट में आ गए, और इतना आ गए कि कोई किसान को देसी वाला बोलता ही नहीं है। धनिया में भी वो जो ओरिजिनल वैरायटी थी दैट इज मिसिंग। तो इस स्कीम का ये भी टारगेट है जो ओरिजिनल वैरायटीज के प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना उनके सीड्स को। और इसके लिए उन्होंने स्कीम भी बनाई और कई ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स बनाए जो इस तरह के काम करते हैं और एनकरेज करते हैं इस तरह की एक्टिविटी को। जल्दी से आगे चले। फिर नेक्स्ट है आपका, ये देखिए नेक्स्ट लॉ भी बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, 2001 में ये बना था। उसको इम्प्लीमेंट तभी कर दिया गया था, लेकिन उसको एक्टिवली और बहुत स्ट्रांगली अब उसमें आ गया। उसके अचीवमेंट्स दिए हैं मैंने आपको, पढ़ के आइएगा। कितने बच्चे भी जाने के मूड में हैं क्योंकि क्लास सभी नहीं पढ़ सकते हम आप हम लोग मेरे को बगल में तो ठीक है, इफ यू वांट टू गो यू कैन। क्योंकि आपके पास यू हैव द PPT, आप चाहिए स्टडी करना चाहिए, अपलोड भी होगा ये। हाँ अपलोड भी होगा, बट अपलोड हमारे लेक्चर के साथ होगा। तो प्लीज आप देख के आइएगा, इफ यू हैव एनी डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी निकलना चाह रहे हैं देखें, एवरीबॉडी वांट्स टू लीव, ये बच्चे जाना चाह रहे हैं। अटेंडेंस शीट का तुम्हारा अटेंडेंस शीट तुम आज इंडस्ट्री छोड़ के एग्रीकल्चर आ जाओ, तो हर जगह इंडस्ट्री बोलेगा कि बिगाड़ रही देश एग्रीकल्चर मैं ODOB कानपुर का लेदर प्रोडक्ट ही है, तो मैं क्यों ना चूज करूं। बिल्कुल 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 आप चूज करें। सारे एग्रीकल्चर आए किसी देखिए रिसर्च का सबसे पहला जो मुझे लगता है कि यू आर फ्री टू चूज योर टॉपिक, एनी टॉपिक, क्योंकि जिन चीजों पे ऑलरेडी रिसर्च हो रही है उसी पे कर लेने से हमें इतना क्या मिल रहा है। जो फील्ड छूटे हुए हैं, नेग्लेक्टेड है, अगर कोई उस पर चाहता है तो वो करे। मैम nobody is taking industry especially leather इंडस्ट्री स्पेशली इन कानपुर तो बिल्कुल ही पहले होता था। Yes, इस पे वर्क प्रीवियसली हुआ है, लेकिन अब कोई नहीं ले रहा क्योंकि वो इंडस्ट्रीज इतनी कम हो गई है, तो ये आपको डेटा कलेक्शन बहुत प्रॉब्लम करेगा। अभी करंट में क्या चल रहा है, अभी तो फिर लॉकडाउन लगने वाला है, तो मेरा अगर लॉकडाउन में होगा
अगर लॉकडाउन होगा तो हम लोग ऑनलाइन करेंगे। यू कैन सिट इन योर एंड वी कैन हैव एन जूम मीटिंग एंड उसमें हमारा लेक्चर हो जाएगा, राइट? जूम से हो जाना है, गूगल से भी हो जाएगा। चलिए एक बार इसको फॉर्मली हम लोग क्लोज कर दें। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी इंडिया, इसकी हम बात कर रहे थे, जो हम आपको समझा चुके हैं कि इसका बेसिकली इनको क्या करने का इनका टारगेट था, फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सीड इंडस्ट्री व्हिच विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स टू फार्मर्स। इसके अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक की जो अचीवमेंट्स हैं, ये क्योंकि 2001 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद से आप देखें कि द अथॉरिटी हैज रिसीव्ड द टोटल ऑफ this is 12,763 applications for registration under this scheme into उसके बाद में जिसमें से 7,581 applications सिर्फ फार्मर्स। ये है आपका प्रोटेक्शन स्लाइड नंबर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स। मेरे पास आई डोंट हैव द पेज नंबर्स। Salient achievements है जो आपके, right? The authorities has issued registration certificate to 2,442 varieties, out of which 892 registration certificates are issued to farmer varieties. जो अभी मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ बड़ी-बड़ी आपकी जो लैब्स हैं वही ये सीड डेवलप नहीं कर रहे हैं, फार्मर्स के ग्रुप्स भी हैं जो इस तरह की वैरायटी सीड्स को डेवलप करते हैं और फिर वो उसको रजिस्टर कराते हैं, जस्ट लाइक हम पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। दे आर अप्लाइंग इन दिस अंडर दिस एक्ट टू द अथॉरिटीज एंड कितने लोग 892 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू हुए हैं वो ऐसे फार्मर्स को हुए हैं जिन्होंने एक स्पेशल वैरायटी का सीड डेवलप किया है। ओके, और आगे आप देखिए 4 लाख फार्मर्स जो है उनको ट्रेनिंग दी गई है अब तक अंडर वेरियस कैंप्स जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी द्वारा चलाए गए। 114 crops specimens have been notified for registration and 25 crop species are under process of notification. इतने वर्क इस पे अभी प्रेजेंट आपके 2020 तक ये हुआ है, लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड भी रखा है जो कि आपको 15 फार्मर कम्युनिटीज और 39 फार्मर्स को अब तक मिला है। इसकी जो अमाउंट है आई डोंट थिंक इसमें आया है कि हाँ आया है, पहले ये 1 लाख रुपए का इनाम था, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा, जिसको बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए 1,50,000 का ये प्राइस डिक्लेयर किया गया है ऐसे फार्मर्स या ऐसे ग्रुप ऑफ फार्मर्स को जो इस तरह की वैरायटी डेवलप करते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन एक फार्मर की नजर से या ग्रुप की नजर से एक प्राइस 1.5 लाख का मिलना उनके लिए मोटिवेशन है कि डेवलप करो ऐसा कुछ मॉडर्न सीड या कुछ बेटर वैरायटी डेवलप करो जिससे आपको ये अवार्ड मिल सके। और इतने अवार्ड हमने अभी आपको नंबर्स बताए जो कि दिए जा चुके हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो भी कुछ, क्योंकि 2001 में इंप्लीमेंट हुआ था, तब से लेकर आज तक जो भी इसमें डिस्क्रिपेंसीज थी उनको दूर करने के लिए 2015 में सारी चीजों को वापस से देखा गया है और सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर करके नए लॉ के फॉर्म में उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है देन वाटर का फर्टिलाइजर आ गया, आपने फर्टिलाइजर का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, देन इट कम्स टू द इरिगेशन एंड द वाटर। तो वाटर के लिए मैंने बेसिकली जो वाटर मैनेजमेंट किया उसमें माइक्रो इरिगेशन की बात की। अभी तक क्या होता था कि हम लोग लार्ज स्केल पे इरिगेशन की बात करते थे, डैम्स के थ्रू हम लोग कैनल्स बनाते थे, ये नहर वो नहर और इस एरिया में सप्लाई करते, लेकिन माइक्रो इरिगेशन मतलब आप माइक्रो मैक्रो का अंतर अब तक समझते हैं। माइक्रो सिंगल फार्म उसकी इरिगेशन का क्या, अगर इसकी हम बात करते हैं तो इन्होंने जो हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर ड्रॉप जो दिया है कि हर बूंद पे अधिक फसल, ये जो दो उन्होंने मोटो लेके चली कैसे। अगर आपने कभी ट्रेडिशनल फील्ड्स को विजिट किया है तो बोरवेल से पानी निकालते थे मोटर्स के थ्रू और वो इतना सारा पानी आपने ऐसे जगह जगह नहरों जैसी पतली पतली वो बनाई होती नालियां सी, उसमें वो फार्मर छोड़ देता है और वो पानी जाता है। जब आपकी लैंड होल्डिंग छोटी है देन इट्स ओके, आपको मिल गया, बट यू हैव अ लार्ज फार्म, आपने जगह जगह तो बनाए नहीं हुए हैं, आप वहां से पानी ऑन करते हैं, वो आपके एक्सट्रीम एंड तक जाने तक काफी टाइम भी लेता है, जो कि आपकी वाटर लॉगिंग भी करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी
बहता है, प्लस एक ही फसल जो आपने लगाई है आगे की जगह पे पता चल रहा है बहुत ज्यादा गीला हो रहा है। हालांकि किसान अपने आप में फिर वहां की मेड़ बंद करता है, फिर वहां का पहुंचाता है, एक टाइमलेस काम था, लेकिन उससे वाटर वेस्टेज बहुत है। उससे बेटर उन्होंने किया जो ड्रिप इरिगेशन का आपने फंडा देखा है, वो आपने ऐसे इक्विपमेंट्स डेवलप किया। मेरे पास पिक्चर दिखाने के लिए भी नहीं है, मैं अलग से लेके आई थी, जो उसमें सारी मशीन्स हैं कि आपने एक जगह सेटअप कर दिया, उसमें से भी पाइप के थ्रू पानी आ रहा, पूरे फील्ड में पानी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने गार्डन में ही करते हैं, आपको अभी हफ्ते में कभी फुल पानी देना पड़ता है अपने को, लेकिन डेली आपको उसको जस्ट स्प्रिंकल करना पड़ता है। इसी तरह जो इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं उसमें भी स्प्रिंकलिंग है। उसमें जब आप पाइप के थ्रू लाते थे, पहले मैंने देखा जो मोटे मोटे पाइप से पानी लेके जाते थे, उसमें वेस्टेजेस बहुत होते थे। तो टू स्टॉप द वाटर वेस्टेज, इस तरह की उन्होंने जो माइक्रो लेवल पे स्कीम बनाई, जो जाके हर किसान तक आपको ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसे मशीन्स देते हैं जिनके थ्रू आपका वेस्टेज भी नहीं होगा, प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन होगा, और भी कई तरह की उसमें चीजें बनी। आपको मशीन में दिखाऊंगी तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरह से। मुझे तो लगा मुझे एक छोटी मशीन मिल जाए तो मैं भी अपने गार्डन में लगा लूँ उसका छोटा वर्जन, तो मेरे भी गार्डन की पूरी स्प्रिंकलिंग एक साथ हो जाए। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इसमें आई हैं। इसके अलावा जो हमारा कल्टीवेबल एरिया था इरिगेशन के अंदर, उसको बढ़ाया गया, उसे एक्सटेंड किया गया। पहले जहां नहरों के आसपास के पर्टिकुलर एक इतने इतने हेक्टेयर तक की लैंड ही इरिगेटेड थी, अब उसको बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए ये सब वो बनाई जा रही कैनाल्स बना के, और उस इरिगेशन को जो पहले था क्या बोलते थे, कौन सा इरिगेशन स्कीम, उसको डेवलप करके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जब उन्होंने बनाई है, और उसमें आप देखेंगे आपके उसमें दिख रहा होगा एक टेबल बनी हुई है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आपको दिख रहा होगा, जिसके लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान्स बनाए हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत बने हैं। 675 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है, और एक खास ऐप बनाया गया जिसे भुवन ऐप कहा गया, जो हैदराबाद NRSC के थ्रू बनाया गया है, जिसका काम क्या है, जियो टैगिंग करना। आपने जो जियो टैगिंग आप समझते हैं, नहीं समझते हैं? आप एक पर्टिकुलर समय पर, जैसे हम लोग अपने कॉलेज में आजकल जियो टैगिंग का सिस्टम है कि अगर इस समय यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है, जियो टैगिंग के थ्रू पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस पे आप जाकर ये चेक करते हैं कि ये हो रहा है या नहीं, आपके सैटेलाइट्स के थ्रू, आपके गूगल मैप्स के थ्रू। तो ये जो ऐप है, ये जियो टैगिंग के थ्रू आपके इरिगेशन की प्रॉपर प्रोसेस को चेक भी करता है और देखता भी है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे ऐप्स बने हैं जो मैंने सॉइल हेल्थ के लिए बताया था, इसी तरह एक छोटा सा इनको किट दिया जाता है। उस किट में आप अपने वाटर की ड्रॉप डालते हैं तो आपको वाटर की भी सैलिनिटी, उसका पीएच फैक्टर, आपको सब उसमें पता चल जाता है, और आपको उसके लिए क्या हार्ड वाटर है तो क्या करना है, ये सब भी उसमें आता है। आपको मैंने 2 कर्व्स भी दिए हुए हैं जो माइक्रो इरिगेशन के अंदर कवर हो रहे हैं, लाख हेक्टेयर्स के हिसाब से 17-18 तक का डेटा हमने एक में दिया है, और फंड रिलीज दिया है आपको। और जहां फंड रिलीज दिया उसके नीचे एक लाइन में देख लिखा है, इट इंक्लूड्स द एलोकेशन अमाउंट ऑफ ₹2500 crores ड्यूरिंग द ईयर 2017 and 18। मतलब जो डेटा आपको लेटेस्ट है, शायद ये भी आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, सीधे गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे है, वहां से ये हमने आपको लाके दिया है। फिर एक इन्होंने चलाया वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहले चला करता था, उसको अब वही जो मैं बताया उसको मिलाकर प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना बनी है, जो कि कई 3 प्रोग्राम्स जो 3 डिपार्टमेंट्स द्वारा रन किए जा रहे थे, उन सबको मिला के ये बनाई गई। पूरी डिटेल मैंने आपको आपकी स्लाइड में दिया हुआ है, यू कैन लुक एट इट। देख रहे हैं आप लोग, डेवलपमेंट, ये रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनलाइजेशन, IWMP, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम्स थे, ये 3 मिनिस्ट्रीज थी, इनके सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, उससे पहले मैं गलती से किसान बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बना दी है। इसे सिंचाई ही बोलेंगे या संचय भी लगता है, सिंचाई ही है ना। नेक्स्ट, तो फिर इसमें जो टोटल एलोकेशन हुआ है 16-17 की डेटा आपको दिया गया है, दैट इज 5767 करोड़, जिसमें से 1500
करोड़ एलोकेट कर दिया गया है ऑलरेडी। नीलांचल करके इसमें प्रिंट में आपके क्राइम आया है, इट इज नॉट क्राइम, इट इज करोड़, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी करोड़ आया होगा। हाँ, मैंने बात में से ठीक किया था। इतना करोड़ रुपया इस नीलांचल करके जो योजना चलाई है सबस्टी, उसमें भी इन्होंने दिया है। और सभी स्टेट्स 2010 तक कवर कर लिए गए हैं एक्सेप्ट गोवा, ठीक है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आप समझ सकते हैं, हमें कंजर्व करना है नेचुरल रिसोर्स, सॉइल, वेजिटेटिव कवर एंड ग्राउंड वाटर टेबल। और इसके साथ नीचे मैंने उसके सारे एम्स दिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, आप उसे ध्यान से देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करना, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी उनकी एक्टिविटीज हैं जो कि ये डिपार्टमेंट या की सिंचाई के अंदर रन किए जाए, ठीक है। फिर आता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये आ जाएगा आगे जब आपका वाटर का भी काम हो गया, आपका आउटपुट आ गया, आपका क्रॉप प्रोड्यूस हो चुकी है, देन यू नीड टू टेक देम टू द मार्केट और राइट टाइम का वेट करना है, राइट प्राइस का वेट करना है। इस मूवमेंट में उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड्स के लिए व्यवस्था की, हालांकि इंट्रोड्यूस हुआ था 98-99 में। किसी ने मुझसे कहा था, एक मैंने कहीं पर ऐप पे देखा था कि आज की सरकार सिर्फ पुरानी चीजों को कॉपी कर रही है। नो प्रॉब्लम, कॉपी कर रहे हैं, मुझसे बेटर भी कर रहे हैं, है ना। योजना पहले थी 98-99 में थी, अब उसको लार्ज स्केल पे लागू किया गया है। पहले से तो उसका प्रारूप की तरह काम करती थी, सिर्फ पेपर्स पे काम होता था, कुछ खास किसानों को जो एक वेल डेवलप्ड अमीर थे उनको दे दिया जाता था, फोटो खिंच जाती थी, लेकिन अब इसे ग्राउंड लेवल पे एक लार्ज स्कीम की तरह रन किया जा रहा है। इसका प्रोग्रेस अगर हम देखते हैं, एलिजिबिलिटी का आप देख रहे हैं, ऑल फार्मर्स इंक्लूड किए। पहले वाले किसान क्रेडिट कार्ड में कई शर्तें थी, आपके पास ये है कि नहीं, जमीन का पट्टा आपके नाम है कि नहीं, आपकी अपने जमीन है, आपने कब खरीदी, पूरे पेपर रिक्वायरमेंट लेकर तब आपको मिलता था। अब उन्होंने सभी किसानों को इंक्लूड कर लिया, उसमें जो टेनेंट फार्मर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड यूज होता है, जैसे आपकी लैंड है, आप किसी को किराए पे दे देते हैं, बटाई में, एग्जैक्टली, वो सारे फार्मर्स इस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल बना दिए गए, ताकि अब कोई भी ऐसा छूटे ना। प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स। व्हाट इज दिस ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स? आगे अगर हम देखते हैं तो हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, बीच में हमें वापस आना पड़ेगा यहाँ पर। ये एक 4 से 5 लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे किसी पर्पज के लिए हो, लोन अप्लाई करते हैं और उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा ग्रुप इक्वली लेता है। और अधिकतर जो बैंक्स आजकल रूरल क्रेडिट दे रहे हैं, इन लोगों को एक ग्रुप के फॉर्म में दिया जाता है जिसकी लायबिलिटी पूरा ग्रुप संभालता है। सिंगल फार्मर्स भी लेते हैं, लेकिन जब आप ज्वाइंट ग्रुप्स में आते हैं तो आपकी जो उसकी क्रेडिट की सीमा है वो बढ़ जाती है। तो आगे इन्होंने देखिए बताया कि हम इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उन सबको इंक्लूड किया गया किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। फिर है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, एक तरह की सब्सिडी देना। ये एक स्कीम चलाई जो कि बैंक्स के लिए भी चलाई गई। उनसे कहा गया कि हम आपको 2% पर एनम प्रोवाइड करेंगे। कौन से बैंक थे? पब्लिक सेक्टर बैंक थे, आरआरबीज थे, कोऑपरेटिव बैंक थे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक थे, जो भी फार्मर को लोन देता है जो 3 लाख से ऊपर का है। आप अगर 3 लाख से ऊपर के लोन दे रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको 2% की सब्सिडी या रिलैक्सेशन देती है। इसी प्रकार आगे मैंने बताया कि 3% का एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाता है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन पर, जो कि 3 लाख का होता है और मैक्सिमम पीरियड उसका होता है 1 ईयर। इस कंडीशन में अगर कोई किसान या एक ग्रुप उसका जो रीपेमेंट है वो टाइमली करता है और प्रॉपरली करता है तो उस पूरी जो अमाउंट है उसमें 3% उनको रिलैक्स कर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप देखें कि लोन्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे हमारा कंज्यूमर लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे किसी तरह के लोन हो, हमारे यहाँ स्केपर्स बहुत होते हैं। आप बैंक्स में जाए तो आपके जितने बड़ा एक लिस्ट होती है जो कि डिफॉल्टर्स होते हैं, जो कि लोन की किस्तें नहीं पे करते हैं, भाग जाते हैं। ललित मोती ज्यादा करते हैं लोगों को। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, बड़े मछलियां भी हैं। यहाँ पर उन लोगों को इंसेंटिव देने की बात की जो टाइमली पेमेंट्स करेंगे, रिपेमेंट्स करेंगे, उनको उनके टोटल अमाउंट में 3% की रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था, इससे इंसान सोचता है लाइफ में टाइमली पे कर दूं है।
बाद में वो फिर सरकार माफ करेगी। कई बार तो किसान लोन लेने के बाद इस चीज का इंतजार करता था कि सरकार लोन माफ कर देगी, क्योंकि पहले ऐसी परंपरा थी कुछ साल तक लाओ लोन, फिर इतने लोन इतने से इतने तारीख के माफ कर दिए गए। कुछ उसमें एक आध किसान सुसाइड कर लेता था, फिर बाकी सबके माफ हो जाते थे। तो वो उससे क्या था कि हम एक प्रोडक्टिव लोन नहीं आ रहा था लोगों को, एक मैसेज भी गलत जा रहा है। अब क्या है, आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर आप टाइमली रिपेमेंट करेंगे, आपके पूरे अमाउंट के 3% इज अ गुड अमाउंट, आपको छूट मिलेगी। तो अब रिपेमेंट की भी टेंडेंसी बढ़ी है लोगों में। इसके साथ ही फार्मर्स को जिन्होंने पे किया क्रॉप लोन्स के लिए लिया है, अगर वो अपने वापस से अपने लोन को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, अगर उनको लगता है वो 1 लाख में जो रुपया 1 साल में नहीं दे पा रहे हैं 3 लाख, उनको और आगे के लिए भी लोन चाहिए, दे कैन एक्सटेंड इट। अगर उनकी रिपेमेंट की जो किस्त है प्रॉपर्टी टाइम से जा रही है, तो 4% तक की छूट के साथ वो अपने लोन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक और कमर्शियल बैंक तक ये स्कीम उन्होंने पहुंचा दी कि आप भी इस तरह से, क्योंकि अभी तक तो हमारे ग्रामीण बैंक जो RRBs है, नबार्ड है, हाँ ये हमारा स्टेट बैंक है जो नेशनलाइज्ड है, जो सेमी नेशनलाइज्ड है, सभी ये दे रहे थे। और अब तो हमारे लिए परिभाषा भी बदलने वाली है, क्योंकि इतनी तेजी से बैंक हमारे प्राइवेटाइज हुए हैं। और उसमें RRBs का गैप लेटेस्ट लिस्ट हमें निकालनी पड़ेगी कि देखते हैं गवर्नमेंट ने कितने बंद किए RRBs, कितने कोऑपरेटिव्स बंद हुए, वो अभी हमें नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल तो जो हम ले रहे हैं ये सब लोग देते थे, क्रेडिट देते थे, इन सबको ये छूट दी गई और कमर्शियल बैंक तक इसको स्कीम को आगे कर दिया गया है। प्रोग्रेस की बात अगर करते हैं तो इन द ईयर ऑफ 15-16 करीब 13,000 करोड़ रुपया इस तरह से सेटल किया गया नबार्ड के थ्रू। अब आगे आपका स्लाइड जो कि मैंने अभी आपसे कहा था ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप JLG है, ये नबार्ड ने स्टार्ट किया था 2005 और 6 में, जिसमें टेनेंट फार्मर्स का ग्रुप बनाया गया था। अब ये स्कीम एक्सटेंड कर दिया गया है नॉन फार्म सेक्टर को भी 2009 के बाद से, फार्मर्स एंड नॉन फार्मर्स सभी को, जिन्हें हम भूमिहीन किसान कहते हैं। इसीलिए एक स्कीम लॉन्च की गई जिसे कहा भूमिहीन किसान वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2014 एंड 15, जिसमें 5 लाख ज्वाइंट फार्मिंग ग्रुप्स थे इस स्कीम के अंदर, जिनकी फंडिंग की गई। ऑब्जेक्टिव्स तो वही थे कि आप इनको किसी भी इस तरह के रिस्क से बचाने के लिए आप उनको क्रेडिट देते हैं और इजी पेमेंट्स उनसे ले लेते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो एक आपके पास देखिए है प्रोग्रेस के नीचे इतना अमाउंट, इतने करोड़ हुआ, जिसमें 900,000 करोड़ 16-17 में ही दिया गया है रूरल क्रेडिट, ऊपर प्रोग्रेस में दी है। फिर आते हैं फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ, उसके बाद आपका आई थिंक ये खत्म हो जाता है टॉपिक। यस, फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ का एक भी मोटो ये था अपना स्कीम, उस पर आपके स्लाइड्स नहीं है मेरे पास, बंद हो गया है। मशीन्स की जरूरत, यहाँ सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम था जो अभी भी आएगा, स्मॉल होल्डिंग्स का। हमारे किसानों की जो लैंड होल्डिंग्स है वो कम है, लेकिन जहाँ पर भी जो ग्रुप्स की बात जब हमने की कि हमने अभी कहा ज्वाइंट ग्रुप्स बनाए जाएंगे, तो उन सभी के एक बड़ा फार्म की तरह उसको ट्रीट करते हुए उनको मशीन्स अवेलेबल कराएं। इतने मॉडर्न इन्वेंशंस हुए हैं, इतने तरह के थ्रेशर्स आए हैं, आपके सीड डिस्पर्सल के लिए अलग इक्विपमेंट्स है। ये सारे इक्विपमेंट्स मैं आपको यहाँ डिस्प्ले पे जिस दिन मुझे PPT मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और इतनी जैसे आपको मैंने बताया उसमें ड्रोन्स भी अब आजकल यूज कर रहे हैं। उस ड्रोन्स की तरह ऐसी मशीन्स हैं जो आपके पूरे खेत में आपके इंसेक्टिसाइड जो ऑर्गेनिक हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो उसको स्प्रे करने के लिए आपको जगह जगह हर जगह अपने स्प्रेयर से नहीं, ज्यादा कम नहीं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ऐसे रोटेशन में आता है जो इस तरह के टिड्डे और इस तरह का जो अटैक्स होता है उनको रोकने के लिए मशीन्स बनी है। जहाँ एक किसान अगर उसकी बड़ी फार्म है तो उसे बहुत लेबर की आवश्यकता ही नहीं है, अपने खेतों में वो मशीन्स का प्रयोग करके वो पूरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। ऐसी कई मशीन्स हैं, आपको सोइंग से लेकर इरिगेशन से लेकर आप पेस्टिसाइड डालने तक सब आपको हम डिस्प्ले पे दिखाएंगे। ये सब स्कीम बनाई गवर्नमेंट के, अलग से इसके स्कीम से अलग से डिपार्टमेंट है जो आपको देखिए मेंशन किए गए हैं, उनको सब्सिडी मिल रही है। और इसके साथ ही कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के लिए छोटी मशीनें भी अवेलेबल हैं
ताकि छोटे किसान उन मशीन्स का फायदा उठा के अपनी क्रॉप यील्ड को बढ़ा सके, हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके और मॉडर्न कर सके अपने एग्रीकल्चर को। जो बेसिकली हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जब भी हम अपने एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते थे, कहते प्रिमिटिव है, ट्रेडिशनल तरीके हैं हमारे पास, हम उसमें जब चैलेंजेस क्या करते थे, हमें मॉडर्नाइज होना है, ये हम लिखा करते थे। तो यस, हम एक वे अहेड आ चुके हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर चुके हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं, मैकेनाइज हो रहे हैं, ग्लोबल हो रहे हैं, और सबसे बात अच्छी चीज़ है कि हम फूड प्रोसेसिंग में भी एंटर कर चुके हैं। तो अभी ये आपने एग्रीकल्चर का एक छोटा सा डेवलपमेंट का एक रुख देखा है। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द अदर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और आई थिंक टाइम हो गया है तो हम सब अब करते हैं। थैंक यू।